हेलो गाइस, मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कोटक स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करके एक्सेल शीट में दिखाऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं चलो लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, कोटक स्मॉल कैप फंड, इसका अगर लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस फंड को बेसिकली 11.6 इयर्स हो चुका है लॉन्च होते होते। और इसका कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.6 इयर्स में तो 23.22% तक का रिटर्न है। लेकिन इस फंड का रिटर्न देखिए 11.6 इयर्स में तो 22.21% का रिटर्न है। मतलब लॉन्ग टर्म में इसने कैटेगरी को बीट नहीं कर पाया है और 1% से पीछे रह गया, जो कि माइनर डिफरेंस है। अगर 5 साल का रिटर्न देखें तो आप कैटेगरी का देखें, कैटेगरी रिटर्न 5 साल में तो 32.27% का रिटर्न है। लेकिन इस पर्टिकुलर फंड का जो 5 साल का रिटर्न है 32.12% का रिटर्न, मतलब आप मान सकते हैं लगभग बराबर ही फंड मतलब इस फंड का रिटर्न है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी। अगर इस फंड में अगर आप मान लीजिए एसआईपी करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक पहले रिव्यू दे दूं कि मतलब देखिए आपका कैटेगरी के बराबर ही इसका रिटर्न है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप इसकी कैटेगरी में भी अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे को पता है एक एक जो म्यूचुअल फंड है अगर उसी को बेस्ट माना जाता है अगर वो कैटेगरी बीटिंग रिटर्न दे, तो यहाँ पे कैटेगरी बीटिंग रिटर्न नहीं है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक दूंगा, लेकिन रिटर्न जो है वो मैसिव है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो नेगेटिव फीडबैक भी कैंसिल कर दूंगा। तो अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 1,000 रुपीज अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो 10 साल तक हर महीने कंटिन्यूसली किया होता, तो 1,20,000 रुपीज आपका मतलब डिपॉजिट होता। 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट होकर आपका जो कन्वर्ट हो गया होता वो 4,62,000 रुपीज में। जी हाँ, आप पैसा देख पा रहे हैं, आपका जो पैसा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो आप देख पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट की ताकत। अगर मान लीजिए इस फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने गोल्ड पे किया होता तो गोल्ड में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज से कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,96,000 रुपीज में। जी हाँ, तो देख पा रहे हैं कि मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर आपने इस पर्टिकुलर फंड में मतलब इस पर्टिकुलर फंड में ना इन्वेस्टमेंट करके या गोल्ड में ना इन्वेस्टमेंट करके आपने एफडी पे किया होता, तब का अमाउंट जो डिपॉजिट था 1,20,000 रुपीज 10 ईयर्स में, और आपका जो अमाउंट बन गया होता 1,74,000 रुपीज में। आप देख पा रहे डिफरेंस। इन तभी कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी हो जाता है। आपको डिफरेंस दिख रहा होगा एफडी में और यहाँ पे इस पर्टिकुलर फंड में। तो देख पा रहे पैसा जो है वहाँ पे 3 गुना हो चुका है, 3 गुना से भी ज्यादा है। यहाँ पे पैसा आपका डबल तो छोड़िए, डबल 1.5 गुना, मतलब हाफ गुना भी नहीं हुआ है। बहुत ही कम रिटर्न है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो डेफिनेटली इसको एवो एवरेज मानेंगे तो रिटर्न, लेकिन आप इसको बराबर ही मान सकते हैं, एवरेज ही मान सकते हैं। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो देखिए रिस्क जो है एवरेज है, मतलब कुछ ज्यादा नहीं है ना तो कम है, मतलब कैटेगरी के हिसाब से एकदम बराबर। मतलब आप इसको दोनों ही एवरेज मान सकते हैं, रिटर्न और रिस्क भी, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रिस्क कौन कम ले रहा है और कौन ज्यादा ले रहा है। यहाँ पे जब रिस्क और रिटर्न की रेशियो की बात करेंगे तो बीटा देखा जाए तो 0.67 है और कैटेगरी का 0.8 है। मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है 1 से नीचे हो तो उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। बीटा बेसिकली क्या होता है, आपका वॉलिटिलिटी बताता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो यहाँ पे देखा जाए ये जो वॉलेटाइल है अपने कैटेगरी से कम है, तभी आपको रिटर्न थोड़ा सा कम दिलवा रहा है। लेकिन फिर भी आप उसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा क्या मतलब माइनर ही डिफरेंस है, आप उसको बराबर ही मान सकते हैं। और यहाँ पे वॉलेटिलिटी भी कैटेगरी से कम है। तो एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा मेरे लिए, मतलब मेरे हिसाब से। देखिए 1 से नीचे होना चाहिए, कैटेगरी का 0.8 है और ये इसका 0.67 है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव फीडबैक है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो 12.98 है और कैटेगरी का 15.33 है। और मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है जो स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या क्या, आपका अगर एवरेज रिटर्न है ना उसे आप प्लस इतना कर दीजिए और माइनस उतना कर दीजिए, वो आपको एक साल में रिटर्न मिल सकता है। मतलब मान लीजिए इस फंड का अगर 20% तक का एवरेज रिटर्न है, तो इस फंड का अगर आप देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन 12.98 है तो आप 20 प्लस 12.98 कर दीजिए, मतलब 32.98% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है इस साल। या फिर 20 से आप 12.98% माइनस कर दीजिए, तो आपका कितना होगा, करीब करीब 7% तक का आपको रिटर्न मिल सकता है इस साल। तो अगर ये थोड़ा कम हो तो आपको वॉलिडिटी थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तो कैटेगरी से ये कम है, डेफिनेटली आपको कैटेगरी से कम वॉलिडिटी देखने को मिलेगी, जो कि पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। अगर मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मिनिमम एसआईपी 100 रुपए से कर सकते हैं, जो कि आजकल स्टूडेंट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा खासा फीडबैक रहेगा इसमें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मतलब लमसम की बात करें, तो आप 100 रुपए से भी लमसम करना स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा है ये, मैं भी पॉजिटिव फीडबैक दूंगा। लॉक इन पीरियड की बात करें, कोई लॉक इन पीरियड नहीं, कभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी आप पैसा निकाल सकते हैं। ईएम साइज की बात करें, इससे पता चलता है कि आपका इस पर्टिकुलर फंड में कितना पैसा इन्वेस्टेड है।
तो यहाँ पे देख पा रहे 17,507 करोड़ रुपीस है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फंड है आप देख पा रहे कि 11.6 ईयर्स हो चुका है और एम साइज इसका ये है, तो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि मैंने हर वीडियो में बता रखा है 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में, अगर 10 साल से पुराना फंड है और 15 साल के बीच में है, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक पर्टिकुलर अच्छा खासा कैटेगरी, मतलब इस पर अच्छा खासा साइज है इसका एम साइज। और एम साइज अगर कम, इसमें आप सोच रहे हो कि इसमें कम हो या ज्यादा हो, फर्क क्या पड़ता है? तो देखिए, अगर एम साइज कम होता है ना, तो प्रॉब्लम ये आती है कि इससे पता चलता है कि आपका जो पर्टिकुलर फंड है वो ज्यादा वेल एस्टैब्लिश नहीं है, क्योंकि इसमें लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं, तभी तो इसमें इसका एम साइज कम है, कम लोग इन्वेस्टेड है, कम पैसा इन्वेस्टेड है। लेकिन अगर एम साइज ज्यादा है तो उसमें फंड मैनेजर को मैनेजमेंट करने में दिक्कत आ जाती है। आप देख पाते हो बीच बीच में जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसका जो फंड साइज है वो आपका देख पा रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपीज से ज्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ पे क्या होता है, बीच-बीच में एसआईवी बंद हो जाता है, बीच-बीच में लमसम बंद हो जाता है, तो उसमें मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आती है। लेकिन मैनेजमेंट, फंड मैनेजर मैनेजमेंट ठीक कर लेते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो देखिए, आप दिमाग तो लगा नहीं रहे, दिमाग जो लगा रहे हैं वो आपका फंड मैनेजर है, वही दिमाग लगा के आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पैसा और आपको रिटर्न दिलवा रहे हैं, तो वहाँ पे एक, तो उनको फीस देना बनता है। तो आप मैनेजमेंट फीस देते हैं तो उसको एक्सपेंस रेशियो कहते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट पे आपको 0.49% तक का देना पड़ेगा। मैंने आपको हर वीडियो बता रखा है 1% से नीचे होना चाहिए, लेकिन जो मेरा क्राइटेरिया है वो 0.7% से नीचे होना चाहिए। देखिए, जो 0.7 है या 0.9% है या 1% है, लॉन्ग टर्म में आपको लाखों करोड़ों का डिफरेंस बना के देंगे, और लाखों करोड़ का डिफरेंस वो आपको फंड मैनेजर को एज ए मैनेजमेंट फीस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0.49% एकदम परफेक्ट एक्सपेंस रेशियो है। यहाँ पे मेरा पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अगर मान लीजिए आप टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो आपने 1 साल से पहले सेल कर दिया, प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मान लेते हैं, वो 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा, और आप 1 साल के बाद आप सेल करते हैं, आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग टर्म टैक्स होता है। लेकिन आप 1,25,000 रुपीज में तक आप अगर आपको प्रॉफिट है तो आप टैक्स देने की जरूरत नहीं, उससे ज्यादा हो रहा है तो तब आपको टैक्स देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर प्रॉफिट पे। लेकिन हाँ, आप अगर इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो तभी आप टैक्स देंगे, वरना आप नहीं देंगे। 1 साल पहले आपने एग्जिट मान लिया था, वो 1% तक एग्जिट लोड देना पड़ेगा। 1 साल के बाद आपने एग्जिट माना तो आपको 0% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में 18.11% का एलोकेशन है, स्मॉल कैप में 76.37% का एलोकेशन है, लार्ज कैप में 5.52% का एलोकेशन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो देखिए, स्मॉल कैप फंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे स्मॉल कैप में ज्यादा एलोकेशन रहेगा ही रहेगा। लेकिन रिस्क की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्की फंड है ही, रिस्क तो रहे बना ही रहेगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी थोड़ा कम रिस्क लेके चलता है। जो स्मॉल कैप है उसमें भी थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत वेल एस्टैब्लिश स्मॉल कैप है, छोटी कंपनीज है, उसमें अच्छा खासा उसमें ही वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मिड कैप जो है यहाँ पे थोड़ा अच्छा खासा एलोकेशन ले रखा है, जो मिडिल बेस कंपनी है, और लार्ज कैप में भी 6% के आसपास का एलोकेशन हो रखा है। तो मार्केट कैपिटल की बात करें तो एकदम ठीक ठाक सा मार्केट कैपिटल, कोई ज्यादा नहीं है, या मतलब ज्यादा ठीक नहीं है कि ज्यादा बेकार भी नहीं है, एकदम बराबर एवरेज आप मान सकते हैं। इंडस्ट्रियल एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर में 39.12% तक एलोकेशन है, कंज्यूमर साइक्लिकल में 22.40% का एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 17.59% का एलोकेशन है, हेल्थ केयर में 8.40% का एलोकेशन है, कंज्यूमर डिफेंसिव में 3.61% का एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज में 3.29% का एलोकेशन है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप देखें तो 2.74% का एलोकेशन है, फिर रियल स्टेट में देखा जाए तो 1.87% का एलोकेशन है, और कम्युनिकेशन सर्विसेज में 0.95% का एलोकेशन है। तो देखा जाए जो ऊपर के जो 5 सेक्टर्स है ना, मतलब 5 भी आप मान लीजिए, 3 सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर, कंज्यूमर साइक्लिकल और बेसिक मटेरियल्स, ये 3 सेक्टर में फुली डिपेंडेंट, अगर ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे तो आपको ये अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे मैं एक नेगेटिव फीडबैक दूंगा। नेगेटिव फीडबैक ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई हो सकता था, लेकिन इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया है। इनका जो सेक्टर एलोकेशन है थोड़ा कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कॉन्सेंट्रिक मतलब 3 सेक्टर ओरिएंटेड है, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर साइक्लिकल और बेसिक मेटल। अगर ये 3 सेक्टर में अगर आप देख पा रहे एलोकेशन 40 प्लस 22, तो आप देख पा रहे मतलब 62 के करीब करीब, और यहाँ पे 20% करीब, तो आप देख पा रहे कि मतलब 18, मतलब 18% के करीब, तो आप देख पा रहे 80% तो इनका पर्टिकुलर ये 3 सेक्टर में ही एलोकेशन है। तो यहाँ पे और एक दो फंड में डाइवर्सिफाई हो सकता था, सेक्टर में, सॉरी, डाइवर्सिफाई हो सकता था। डाइवर्सिफिकेशन के मामले में यहाँ पे एक थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा। अब यहाँ पे फंड मैनेजर की बात करें तो पहले जो है वो आपका हरीश बिहानी है, इनका एक्सपीरियंस है 0.78 ईयर्स, और दूसरे जो है आपका अर्जुन खन्ना, इनको एक्सपीरियंस है 2.26 ईयर्स। देखिए, फंड मैनेजर ज्यादा एक्सपीरियंस रहता है तो थोड़ा अच्छा खासा रहता है कि कोई डर नहीं रहता कि हाँ, इनका पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में भी आप रिसर्च कर सकते हैं कि इन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है कि नहीं दिया है, इनको कैसा एक्सपीरियंस है। लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक जाएगा। अब रेटिंग की बात करें तो 3/5 रहेगा। देखिए यहाँ पे 3/5 इसीलिए क्योंकि यहाँ पे फंड मैनेजर थोड़ा एक्सपीरियंस हो सकते थे, यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक है।
सेक्टर एलोकेशन जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मतलब इनमें 3 जो सेक्टर है उसमें ज़्यादा डिपेंडेंट है और बाकी सेक्टर में इन्होंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है, मतलब एलोकेशन थोड़ा और ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो सकता है लेकिन इन्होंने किया नहीं है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव फीडबैक, 2 नेगेटिव फीडबैक गए हैं। मार्केट कैपिटल ठीक-ठाक है, कोई ज़्यादा नहीं है, मतलब बुरा नहीं है कि ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो एवरेज है। और बाकी चीजें देखें तो जो रिस्क है और स्टैंडर्ड डिविएशन है, बीटा है, आपका रिटर्न जो है वो एकदम ठीक ठाक है, परफेक्ट है, लेकिन कैटेगरी बीटिंग रिटर्न होता तो ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन कैटेगरी के साथ साथ आपको रिटर्न दे रखा है और आपको वॉलिडिटी से भी बचा के दे रखा है, तो एकदम इस मामले में तो मैं परफेक्ट मानूंगा। लेकिन यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो थोड़ा एक्सपीरियंस होते तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नेगेटिव रहूंगा। अब कंक्लूजन की बात करें तो देखिए यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, मेरा सजेशन रहेगा। लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा और अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी ऐसे ऐसे फंड में आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, क्योंकि स्मॉल कैप फंड है तो यहाँ पे रिस्क बहुत हाई रहता है, मतलब बहुत ज्यादा हाई रहता है। और मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूँ, अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप फंड में तो अगर आप ज्यादा भी हाई रिस्क टेकर है तो आप 30% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में रखिए, ज्यादा मत रखिए। आप ये सोचिए कि मैं ज्यादा रिस्क टेकर हूं, मैं 100% पोर्टफोलियो में रखिए, बिल्कुल भी नहीं। जब मार्केट गिरता है ना सबसे ज्यादा यही गिरता है, तो इसीलिए आप उसमें मत रखिए सारा पैसा। अगर आप ज्यादा रिस्क टेकर है, बहुत ज्यादा रिस्क टेकर है, ज्यादा आप ले सकते हैं रिस्क, तो आप 30% अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप मॉडरेट रिस्क टेकर है तो 20% अपना पोर्टफोलियो मतलब स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर आप कम रिस्क टेकर है तो 5 से या 10% तक आप अपना पोर्टफोलियो में रखिए, लेकिन रखिए जरूर, स्मॉल कैप फंड में रखना जरूरी है, क्योंकि यही है जो आपको थोड़ा बहुत अल्फा जनरेट करके देगा, आपके पूरे पोर्टफोलियो में थोड़ा अच्छा खासा रिटर्न दिलवा के देगा लॉन्ग टर्म में। तो इसमें करना जरूरी है, लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा। इसमें कई सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, जैसे आप क्वांट स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं, उसके बाद आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड है, कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड है, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है, बंधन स्मॉल कैप फंड है, ऐसे बहुत सारे आपको अभी मतलब अच्छे खासे आपको स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के फंड मिल जाएंगे, जो कि इससे भी थोड़े बहुत बेटर आपको मिलेंगे। लेकिन ये भी एक अच्छा फंड है, मैं आपको बता नहीं कि बुरा फंड है, ये एकदम परफेक्ट फंड है, अच्छा फंड है। लेकिन आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करिएगा, नहीं मैंने बोल दिया और आपने भाग के जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। खुद रिसर्च करिएगा, और अगर आपके पास टाइम फ्रेम 7 से 10 साल है तभी आप वैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, और ज्यादा पैसा मत लगाइए क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की फंड है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।